हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मैं अगेन एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। आज मैं सेकंड पार्ट ऑफ CTEV कवर करने वाली हूँ। फर्स्ट पार्ट मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। एंड दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर CTEV। ऑल्सो जिन लोगों को नहीं पता है तो ये बेसिकली मैंने ऑर्थोपेडिक्स की महेश्वरी सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करी है, जिसमें कि मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करूँगी, लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगी, ताकि कहीं पे भी कंफ्यूजन ना रहे। एंड जिन बच्चों को भी बुक्स पढ़ने में डिफ़िकल्टी आती है वो अपने सामने बुक्स रखिए, पेंसिल रखिए, एंड जो भी चीज़ मैं एक्सप्लेन कराती चल रही हूँ वो आपको समझते चले जाना है। तो ये पार्ट मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में कवर कर लिया है, which is the CTEV, that is a congenital talipes equinovarus। तो अब हम यहाँ से पैथो एनाटॉमी से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पैथो एनाटॉमी में तो बेसिकली ये जो CTEV होती है इसको हम क्लब फुट भी बोलते हैं। और इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि जैसे हम बच्चों में अगर देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि उनका जो पूरा फुट है वो डिफॉर्म हो जाता है, यानी कि उनका जो एंकल जॉइंट है एंड जो फुट जॉइंट्स हैं और जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, वेदर इट बीइंग द जॉइंट और मसल्स और लिगामेंट्स, सारे के सारे में डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं। तो दैट इज़ कंडीशन इज़ ओनली नोन एज द CTEV। तो हम उसमें पढ़ रहे हैं कि क्या क्या देखने के लिए मिलता है। ऑल्सो जो ये बच्चों में देखने के लिए मिलता है तो बहुत वैरायटी में देखने के लिए मिलता है। हो सकता है कि किसी को सिर्फ एक ही चीज़ हो सकता है किसी को मल्टीपल चीज़ें हो, ठीक है ना। सो दैट्स वाई असेसमेंट पार्ट हैज़ टू बी वेरी मच स्ट्रॉन्गर, पता लगाने के लिए कि एक्चुअली में क्या क्या चीज़ें हैं किसी भी चाइल्ड को, जब हम पीडियाट्रिक सेक्शन में देखते हैं। तो पैथो एनाटॉमी से स्टार्ट करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि चाहे बोन्स है, चाहे जॉइंट्स है, चाहे लिगामेंट्स हैं, चाहे मसल्स हैं, सब में ही डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज़ आएंगी। तो सबसे पहले बोन्स की बात करते हैं। तो बोन्स में सबसे पहले हमारा जो टैलस बोन होती है, ठीक है ना, डायग्राम में आप देख सकते हैं ऊपर, जो हमारी टैलस बोन होती है वो डिस्प्लेस हो जाती है मीडियली एंड डाउनवर्ड, जिसको हम प्लांटर वर्ड भी बोलते हैं। यानी कि जो टैलस है वो मीडियल और डाउनवर्ड की तरफ क्या हो गई, डिस्प्लेस हो गई। सेकंड, हमारा जो कैल्केनियस यानी कि जो हील होती है, हमारी जो कैल्केनियस बोन होती है वो भी वैरिस पोजीशन में आ जाती है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है ना, किस तरीके से वो यहाँ पे वैरिस पोजीशन में आ गई है, इस यानी कि पैर इस तरीके से हो जाएंगे। थर्ड, जो हमारी नेविकुलर बोन होती है या हमारी जो टिबिया होती है, जो हमारे मेटाटार्सल्स होते हैं, ये भी सारे के सारे मीडियली रोटेट हो जाते हैं। तो आप ये देखोगे कि मोस्ट ऑफ द बोन्स जो हमारी फुट की हैं वो मीडियली रोटेट हो रही हैं। तो याद करने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी आपको कि जो कैल्केनियस यानी कि जो हील बोन है वो तो वैरिस पोजिशन में चली गई, और जो टैलिस है, जो नेविकुलर है, जो टिबिया है, जो मेटाटार्सल्स हैं, वो सारे के सारे मीडियली रोटेट हो गए। उसके बाद जो क्यूबॉइड है वो भी डिस्प्लेस हो जाती है मीडियली, ठीक है ना, एंड आर्टिकुलेट विद द नॉन आर्टिकुलेटिंग सर्फेस ऑफ द कैल्केनियस। यानी कि जो क्यूबॉइड है वो भी मीडियली डिस्प्लेस होकर के नॉन आर्टिकुलर, यानी कि जो आर्टिकुलेटिंग सर्फेस है भी नहीं, नॉन आर्टिकुलेटिंग सर्फेस पे जाकर के वो कैल्केनियस के जुड़ जाती है, जिसको हम लॉक्ड क्यूबॉइड या फिर क्यूबॉइड साइन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इतना नहीं लिखा हुआ है, ये मैं एक्स्ट्रा नॉलेज में आपको बता रही हूँ। ऑल टुगेदर आपको यही याद रखना है दैट मोस्ट ऑफ द बोन्स जो है वो मीडियली रोटेट हो जा रही हैं, एंड हमारी जो कैल्केनियस है वो वैरिस पोजीशन में चल जा रही है। पिक्चर आपको अपने दिमाग में रखनी है कि किस तरीके से पैर आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी पिक्चर में शो कर दिया है, ठीक है ना। और होता क्या है कि जो क्यूबॉइड है वो भी एबनॉर्मली कैल्केनियस के नॉन आर्टिकुलेटिंग सरफेस से जाकर के जुड़ जाती है, जिसको हम क्यूबॉइड साइन या फिर लॉक्ड क्यूबॉइड भी बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं जॉइंट्स की। तो जॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी माल पोजिशनिंग हो जाती है, डिफॉर्मिटीज़ हो जाती है। तो सबसे पहले है, आप एक जॉइंट्स में क्या करो, फ्लो चार्ट बना लो। जैसे ये चार ऐसे लिखे हुए हैं ना, वैसे ही आप इनको इस तरीके से लिख लो। यहाँ पे इक्वाइनस लिख लो, ठीक है ना, इस तरीके से लाइन बना के यहाँ पे इक्वाइनस लिख लो, यहाँ पे इन्वर्जन लिख लो, यहाँ पे 4 फुट अडक्शन लिख दो और यहाँ पे 4 फुट
कैवस लिख दो, तो ईजी होगा आपको लर्न करने में। तो सबसे पहले इक्वाइनस की बात करते हैं। इक्वाइनस का फोटो देख लीजिए। इक्वाइनस कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसमें कि प्लांटर फ्लेक्स जो जाता है फुट और डॉर्सी फ्लेक्स नहीं हो पाता। तो इक्वाइनस में क्या होता है कि ये डिफॉर्मिटी हमें एंकल जॉइंट पे देखने के लिए मिलती है, ठीक है ना। एंड जो अदर टार्सल जॉइंट्स हैं वो भी कभी कभार इन्वॉल्व होते हैं। सेकेंड है हमारा इन्वर्जन। इन्वर्जन जो है वो हमारा सब टेलर जॉइंट पे होता है। और दूसरी बात इसमें क्या ध्यान रखनी है कि जो इन्वर्टेड कैल्केनियम है वो पूरे के पूरे फुट को, ठीक है ना, अपने साथ लेकर के चल जाती है। यानी कि कैल्केनियस इस तरीके से इन्वर्ट हो जाती है कि वो पूरे फुट को अपने साथ लेकर के चल जाएगी, ताकि जो सोल है वो मीडियली फेस करे, ठीक है ना। मैं यानी कि जो फुट है वो इस तरीके से मुड़ जाता है कि जो सोल है फुट का वो मीडियली फेस करने लगता है। थर्ड इज फोरफुट अडक्शन। फोरफुट अडक्शन मिड टार्सल जॉइंट में होता है। मेनली टैलोनेविकुलर जॉइंट में हमें फोरफुट अडक्शन देखने के लिए मिलता है। एंड थर्ड इज फोरफुट कैवस, जो कि ये एक्सेसिव आर्चिंग की वजह से हो जाता है मिड टार्सल जॉइंट पे। यानी कि मिड टार्सल जॉइंट पे कैवस इज दिस, अगर एक्सेसिव आर्चिंग हो जाए सो ये बेसिकली जॉइंट्स में हमें ये एबनॉर्मलिटीज़ देखने के लिए मिलती हैं। थर्ड इज मसल एंड टेंडन। उसके बाद मसल्स एंड टेंडन्स की बात करते हैं। तो मसल टेंडन्स और ये जो जितने भी ये कैप्सूलर लिगामेंट्स एंड ये सब है, ज़रूरी नहीं है कि आपको इतना सब कुछ याद रखना है। अगेन इसमें आप एक फ्लो चार्ट बना लीजिए, ऐसे लाइन खींच के कॉपी में। यहाँ पे लिखिए मसल्स, यहाँ पे लिखिए लिगामेंट्स एंड यहाँ पे लिखिए कैप्सूल, ठीक है ना। एंड 3-3-3 इस तरीके से आपको याद रखना है। तो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मीडियल साइड पे, आपको किस तरीके से याद रखना है। पहले हम देख रहे हैं कि फुट के मीडियल साइड पे जो स्ट्रक्चर्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो आप याद रखेंगे रूल 3, यानी कि मसल, लिगामेंट, कैप्सूल। एंड उसमें भी 3-3-3 पॉइंट्स, ठीक है ना। सबसे पहले मसल की बात करते हैं। तो अबडक्टर हेलुसस लॉन्गस, टिबियालिस पोस्टीरियर और फ्लेक्सर हेलुसस लॉन्गस, ठीक है ना। ये 3 मसल्स जो हैं वो बेसिकली इन्वॉल्व होती हैं। थर्ड लिगामेंट की बात करते हैं। तो लिगामेंट्स में डेल्टॉइड लिगामेंट्स, स्प्रिंग लिगामेंट्स एंड प्लांटर फेशियल लिगामेंट। एंड थर्ड में वी हैव द सबटैलर कैप्सूल, टार्सल कैप्सूल एंड टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट। तो ये सारे के सारे मीडियल साइड पे क्या हो जाते हैं, कंट्रैक्ट हो जाते हैं। उसी तरीके से स्ट्रक्चर्स जो कंट्रैक्ट हो जाते हैं पोस्टीरियर साइड पे, उसको हम लर्न करेंगे रूल 2 से। तो रूल 2 अगेन एक लाइन बनाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे मसल्स, लिगामेंट्स एंड कैप्सूल। अब यहाँ पे रूल 2 है, यानी कि हर का 2-2 होगा। तो यानी कि 2 मसल्स, 2 लिगामेंट्स एंड 2 कैप्सूल। तो फर्स्ट मसल्स में आपका आ जाएगा टिबियालिस पोस्टीरियर एंड दूसरे में आ जाएगा टेनो एक्लीज। एंड देन फिर लिगामेंट में आपके 2 जो हैं, दैट इज अ टेलोफिब्यूलर एंड कैल्केनियोफिब्यूलर। एंड कैप्सूल में एंकल जॉइंट एंड द सबटेलर जॉइंट। तो इस तरीके से आपको लर्न करना है। ये पूरा का पूरा चीज़ मैंने आपको बताया कि कैसे आप एक बहुत ईजी वे में कर सकते हो। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने बताया आपको इस तरीके से लाइन बनानी है, अपनी कॉपी में इस तरीके से लाइन बना लो। यहाँ पे मसल लिख दो, यहाँ पे लिगामेंट लिख दो, यहाँ पे कैप्सूल लिख दो। ऊपर हेडिंग डालनी है स्ट्रक्चर्स कॉन्ट्रैक्टेड ऑन द मीडियल साइड, रूल 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी 3 लिख दो, 3-3, यानी कि मसल, लिगामेंट और कैप्सूल के नीचे 3-3 क्यों हमने क्यों लिखा, क्योंकि 3 ही मसल होंगी, 3 ही लिगामेंट होंगे और 3 ही कैप्सूल होगी। उसी तरीके से नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे स्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्टेड ऑन द पोस्टीरियर साइड, ब्रैकेट में रूल 2। इसमें भी मसल, लिगामेंट, कैप्सूल। अब यहाँ पे 2 रूल है, तो यानी कि 2 ही मसल होंगी, 2 ही लिगामेंट, 2 ही कैप्सूल। तो हमें एक आइडिया मिल गया कि मीडियल एंड पोस्टीरियर साइड कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और ये सब पढ़ने से हम बच गए। दैट्स वाई कहते हैं नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अगर आपको इस तरीके से नोट्स चाहिए बहुत ही सिंपलर वे में लिखे हुए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पे मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाती हूँ नोट्स, या फिर आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हो इसी वीडियो के नीचे, ठीक है। अब स्किन में देख लेते हैं। तो स्किन में भी ऑब्वियसली अब हम इतना पढ़ा हमने कि पोस्टीरियर साइड भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मीडियल साइड भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं स्किन में भी अडेप्टिव शॉर्टनिंग एंड क्रीजेस वगैरह हमें मीडियल साइड पे देखने के लिए मिलती है।
अब बात करते हैं सेकेंडरी चेंजेस की। यहाँ पे है ना ये सेकेंडरी चेंजेस। तो सेकेंडरी चेंजेस तब होते हैं जब बच्चा एक बारी चलने लग जाता है उसी डिफॉर्म्ड फुट पे। ऑलरेडी बच्चे का डिफॉर्म फुट है एंड जब वो उस पर वेट बेयर करने लग जाएगा तो और सेकेंडरी चेंजेस आने लग जाएंगे। वेट बेयरिंग जो है वो कहीं ना कहीं उस डिफॉर्मिटी को एग्जैजरेट कर देती है, यानी कि बढ़ा देती है। उसमें बर्सास फॉर्म होने लग जाएंगे, कैलोसाइड्स डेवलप होने लग जाते हैं बोनी प्रोमिनेंस पे, लेटरल साइड ऑफ द फुट पे। क्योंकि हमने बोला कि जो फुट है वो मीडियली साइड रोटेट है, तो जो क्रीजेस हैं या फिर जो स्किन में चेंजेस हैं वो मीडियल साइड देखने के लिए मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो लेटरल साइड है वो वेट बेयर करेगा। क्योंकि फटाफट से क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले है डिटेक्टेड एट द बर्थ, यानी कि जो रूटीन स्क्रीनिंग होती है जब न्यूबॉर्न बेबी की, उसमें अगर उस तरीके से मतलब डिटेक्ट हो गया वो बर्थ पे, सो दैट इज़ अ पॉस्चरल इक्वाइनोवेरस। ठीक है। उसके बाद होता है ब्रॉड ड्यूरिंग द अर्ली इन्फेंसी, यानी कि जब वो हॉस्पिटल में बच्चे को लाया जाता है अराउंड द 3 to 6 वीक्स, तो तब वो हम डिफॉर्मिटी को बेसिकली पता लगा सकते हैं। थर्ड इज़ ब्रॉड ड्यूरिंग द लेट इन्फेंसी और द अर्ली चाइल्डहुड। ये तब होता है जब जो चीज़ है वो दोबारा से रीअकर्ड हो गई हो या फिर अच्छे से करेक्टेड ना हुई हो। ठीक है ना। एंड थर्ड इज़ ब्रॉड ड्यूरिंग द लेट चाइल्डहुड। ये तभी होता है जब या तो इग्नोरेंस हो, या तो पॉवर्टी हो, या तो इलिटरेसी हो, या किसी रीज़न से पेरेंट्स को नहीं पता हो कि उनके बच्चे को डिफ़ॉर्मिटी हुई है, या उनके बच्चे का जो पैर है वो डिफ़ॉर्म्ड है। तो इस तरीके से दैट इज़ अ क्लिनिकल एग्जामिनेशन, सॉरी क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है, तो इतना ज़्यादा कुछ था नहीं। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी डिफॉर्मिटी एंड द सेकेंडरी डिफॉर्मिटी ऑफ द क्लब फुट। प्राइमरी डिफॉर्मिटी की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम प्राइमरी डिफॉर्मिटी की बात करते हैं तो प्राइमरी डिफॉर्मिटी में तो मैं जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि आपको इक्वाइनस देखने के लिए मिलेगा, आपको ये इक्वाइनस देखने के लिए मिलेगा, ये वायरस देखने के लिए मिलेगा, कैवस देखने के लिए मिलेगा, 4 फुट अडक्शन देखने के लिए मिलेगा। मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है वो सब। इंटरनल टिबियल टॉर्शन हो जाता है। सो दैट इज़ अ प्राइमरी डिफॉर्मिटी जो हमें देखने के लिए मिलेंगी। लेट चेंजेस ये आते हैं कि जॉइंट्स का डीजनरेशन होने लग जाता है या जॉइंट्स एबनॉर्मली फ्यूज़ होने लग जाते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू सेकेंडरी डिफॉर्मिटी क्या क्या आएंगी, तो सेकेंडरी डिफॉर्मिटी में फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि फुट साइज़ जो है ना वो डिक्रीज़ हो जाता है 50%। क्योंकि इस तरीके से बच्चे का पैर मुड़ रहा है, इस तरीके से आर्चिंग हो रही है, इस तरीके से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका जो फुट का साइज़ है वो 50% जो है वो ऑलरेडी रिड्यूस हो गया। उसके अलावा जो मीडियल बॉर्डर होता है वो कनकेव, अभी अभी मैंने बताया कि इस तरीके से मीडियली साइड पे पैर जो है वो रोटेट हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि मीडियल साइड पे जब वो रोटेट हो जाएगा, आप खुद अपने पैर को मीडियली रोटेट करो तो आप देखोगे कि मीडियल साइड कनकेव हो गया एंड जो लेटरल साइड है वो बिल्कुल कन्वेक्स हो गया, क्योंकि वो स्ट्रेच आउट हो जाता है। तो बेसिकली जो बच्चे का पैर है वो इस तरीके से मीडियल साइड पे इस तरीके से हो जाता है कि जो उसका सोल है वो मीडियली फेस करता है। ठीक है ना। एंड इस तरीके से और भी चीज़ें हो जाएंगी। तो जाहिर सी बात है कि मीडियल साइड तो कनकेव हो गया, लेकिन लेटरल साइड वो कन्वेक्सिटी में आ जाता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है 4 फुट इज प्लांटर फ्लेक्स्ड अपॉन द हाइंड फुट। जो 4 फुट होता है वो प्लांटर फ्लेक्स हो जाता है हाइंड फुट पे। थर्ड इज़ की जो स्किन होती है वो स्ट्रेच हो जाती है ओवर द डॉर्सम ऑफ द फुट। इस तरीके से जब पैर हो जाएगा तो आप अपना पैर खुद करके देखिए, तो इस तरीके से जो डॉर्सम ऑफ द फुट है ना, यहाँ पे जो स्किन है वो स्ट्रेच हो जाएगी। फिफ्थ पॉइंट इज़ कैलोसाइड्स प्रेजेंट ओवर द डॉर्सम ऑफ द फुट। ठीक है ना। डॉर्सम ऑफ द फुट पे इस तरीके से पैर मुड़ गया तो पीछे की तरफ जो डॉर्सम ऑफ द फुट है वहाँ पे कैलोसाइड्स बनने लग जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्टम्बलिंग गेट। ठीक है ना। स्टम्बलिंग गेट देखने के लिए हमें मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाइपोट्रॉफिक एंटीरियर टिबियल आर्टरी, यानी कि जो हमारी एंटीरियर टिबियल आर्टरी है, बिकॉज वो पीछे उधर से ही गुजर रही है तो उसका वो हाइपरट्रॉफिक हो जाती है, हाइपोट्रॉफिक सॉरी। एंड द लास्ट इज एट्रॉफी ऑफ मसल इन द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग। तो इतना सब कुछ CTEV में हो रहा है, दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बट
अगर आप चीज़ों को वन बाय वन समझेंगे तो इट्स अ वेरी इजी टॉपिक। जस्ट आपको डिफ़ॉर्मिटी को अपने दिमाग में रखना है कि किस तरीके से उसमें पैर हो रहा है, एंड बस थोड़े बहुत आपको पॉइंट्स याद रखने हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है। दैट्स इट। आपको पूरी डिफ़ॉर्मिटी समझ में आ जाएगी। आप किसी भी बच्चे के अंदर वो देखोगे, आप तुरंत समझ जाओगे इसको इक्वाइनस है, वैरस है, कैवस है, क्या है। ओके, अब अगर किसी को इतना समझ में आ गया है तो फटाफट से देख लेते हैं कि ऐसे बच्चों का किस तरीके से हम एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो टेस्ट है दैट इज़ अ डॉर्सी फ्लेक्शन टेस्ट। तो डॉर्सी फ्लेक्शन टेस्ट में क्या होता है कि जो फुट होता है न्यूबॉर्न चाइल्ड का, उसको डॉर्सी फ्लेक्स किया जाता है। इस तरीके से फुट को जो शिन है उस पे के पास लेकर के जाया जाता है, इसको बोलते हैं डॉर्सी फ्लेक्शन। लेकर के जाते हैं जब तक ये पैर का ऊपरी हिस्सा, जिसको हम डॉर्सम ऑफ द फुट बोलते हैं, जब तक ये टच ना कर दे एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द शिन ऑफ द टिबिया। आपको पता है ना, ये टिबिया होती है, शिन, ठीक है ना, टिबिया। तो जब तक ये डॉर्सम ऑफ द फुट इस टिबिया पे टच ना हो जाए तब तक हम बच्चे का पैर लेकर के जाते हैं। इसको बोलते हैं डॉर्सी फ्लेक्शन टेस्ट। फाइंडिंग इसमें यही होती है कि साइज ऑफ द फुट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉलर होता है, स्पेशली इन द यूनिलैटरल केसेस। यूनिलैटरल मतलब जिसमें सिर्फ एक ही पैर इन्वॉल्व हो बच्चे का। सेकेंड टेस्ट जो है दैट इज़ अ प्लम लाइन टेस्ट। आई डोंट नो वो इसमें है या नहीं है, आई रियली डोंट नो, बट जान लो कि क्या होता है। प्लम लाइन टेस्ट में क्या होता है कि सबसे पहले तो इसमें हम डिटेक्ट करते हैं टिबियल टॉर्शन को। इसमें चाइल्ड को हम बेसिकली टेबल पे बिठाते हैं और उसकी दोनों जो टांगें होती हैं वो हैंग करती हैं फ्रॉम द एज, ठीक है ना, हैंग करती हैं फ्रॉम द एज। उसके बाद लाइन को ड्रॉ किया जाता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पटेला टू द टिबियल ट्यूबरकल, ठीक है ना। सेंटर ऑफ द पटेला से टिबियल ट्यूबरकल पर एक लाइन ड्रॉ की जाती है। व्हेन एक्सटेंडेड डाउन, जैसे ही हम उसको नीचे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो नॉर्मली अगर है तो उसको कट करना चाहिए नीचे की तरफ। पूरा अगर हम नीचे की तरफ लेकर के जाएंगे तो उसको कट करना चाहिए हमारे फर्स्ट या फिर सेकेंड इंटर मेटाटार्सल स्पेस, यानी कि जो बिल्कुल हमारी उंगलियां हैं पैर की, उसकी भी जो फर्स्ट या फिर सेकंड जो इंटरटार्सल यानी कि बीच का जो मेटाटार्सल स्पेस है वहाँ पे उसको क्रॉस करना चाहिए। लेकिन ये नॉर्मली है, लेकिन CTEV के बच्चों में क्या होता है, क्योंकि टिबियल का टॉर्शन हो जाता है, क्योंकि टिबिया जो है वो मीडियली रोटेट हो जाती है, तो वो सेकेंड और फर्स्ट को कट ना करके वो फोर्थ एंड फिफ्थ इंटर मेटाटार्सल स्पेस को कट करता है, मतलब क्रॉस करता है। तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, इसका जो टिबिया है वो टॉर्शन में है, यानी कि मीडियली रोटेशन में है, ठीक है ना। तो हमें पता चल जाता है कि या दैट इज़ अ CTEV केस। थर्ड हमारा जो टेस्ट है दैट इज़ अ स्क्रैच टेस्ट। ओके, ये परफॉर्म किया जाता है टू डिटेक्ट द मसल इम्बैलेंस इन द इन्फेंट हु कैन नॉट ओबे द कमांड। जैसे कि अगर हम मीडियली स्क्रैच करेंगे तो नॉर्मली जो फुट है उसको इवर्ट होना है, यानी कि बाहर की तरफ जाना है, ठीक है ना। और लैटरली अगर हम स्क्रैच करेंगे तो फुट को अंदर की तरफ आना है, यानी कि इन्वर्ट होना है। तो ये सब हम नॉर्मली ये है, अगर आपको अपोजिट मिलता है तो दैट मीन्स इट इज़ एबनॉर्मल। ओके, उसके बाद बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की, जो कि बेसिकली हम एक्सरे के बेस पे ही देखते हैं। तो एक्सरे पे हम एंटीरियो पोस्टीरियर व्यू में भी देख सकते हैं, लैटरल व्यू में भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले एंटीरियो पोस्टीरियर व्यू की बात करते हैं। तो उसमें हमें बेसिकली 2 एंगल्स देखने होते हैं। सबसे पहले टैलो कैल्केनियल एंगल, जिसको हम काइट एंगल भी बोलते हैं, KITE, एंड द सेकेंड इज टेलो मेटाटार्सल एंगल। तो 2 एंगल हैं। तो सबसे पहले जो टेलो कैल्केनियल एंगल है वो एंगल हमें बताता है वैरस। इट हेल्प्स टू नो द एंगल ऑफ वैरस कि कितना वो मीडियली रोटेट हुआ है। तो नॉर्मल जो है वो 30 to 35 डिग्री होता है, लेकिन CTEV के बच्चों में ये डिक्रीज देखने के लिए मिलता है। उसी तरीके से टैलो मेटाटार्सल एंगल को देखते हैं। ये हमें बेसिकली बताता है कि कितना 4 फुट अडक्शन हुआ है। नॉर्मली ये 5 to 15 डिग्री होता है, लेकिन CTEV में या तो ये 0 डिग्री मिलेगा या तो नेगेटिव जाएगा। उसके बाद लैटरल व्यू में भी हम इसी तरीके से 2 एंगल देखते हैं। एक हम देखते हैं टैलस और टिबिया के बीच में एंगल, और दूसरा हम देखते हैं टैलो कैल्केनियल एंगल, ठीक है। तो
जो एंगल टैलस और टिबिया के बीच में बनता है वो हमें बताता है कि कितना इक्वाइनस हुआ है। नॉर्मल इज़ 5 to 15 डिग्री, लेकिन CTEV में वो नेगेटिव चला जाता है। एंड सेकंड इज टेलो कैल्केनियल एंगल, ये हमें वैरस बताता है कि कितना डिग्री वैरस है। नॉर्मल इज़ 25 to 50 डिग्री, लेकिन CTEV में अगैन ये डिक्रीज़ मिलता है। यानी कि मोटे मोटे तौर पे CTEV के बच्चों में जितने भी एंगल्स हैं वो सारे के सारे डिक्रीज़ मिलते हैं, नेगेटिव में मिलते हैं। और इंडिविजुअली मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना। नहीं समझ में आया दोबारा से बैक जाओ वीडियो में एंड फटाफट से नोट्स बना लो उसके। उसके बाद है मैनेजमेंट। ओके गाइस, तो इस वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। थर्ड पार्ट में मैं इसका मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट एंड क्या क्या करेक्टिव मेजर्स हैं वो बताऊँगी। सो स्टे ट्यून्ड।